नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट होगा अब होगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइंस। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कवर कर लिया था जो प्रिपरेशन है एमाइंस की और नोमेनक्लेचर। तो नेक्स्ट जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइंस। ठीक है, तो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी एमाइंस की वो समझो। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले कि जितने भी एमाइंस के छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनकी जो स्मेल है वो थोड़ा समझो। जैसे कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के जो स्मेल होती है वो थोड़ा फिसी होती है, जैसे मच्छी में से महक आती है इसी तरीके से। ठीक है, तो ये फिसी थोड़ा स्मेल करते हैं। इसके अलावा उनके अगर कलर की बात करें तो ये कलरलेस होंगे। ठीक है, और आमतौर पे जिन बोटल्स में रखे जाते हैं उन बोटल्स को ब्राउन या ब्लैक कलर की बोटल्स में उनको रखेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अंदर आपका मॉलिक्यूल है, अगर वो सनलाइट की प्रेजेंस में आ गए, अगर मान लीजिए कोई सनलाइट उसके ऊपर पड़ जाती है तो सनलाइट के आने की वजह से वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए एक टर्म को, दैट इज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। और इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से फिर उनका कलर जो कलरलेस होता है वो चेंज हो जाता है, और उनकी जो कंपोजिशन होती है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर डिफरेंट दूसरे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। तो ये भी ख्याल रखिए कि वो ब्राउन और ब्लैक बोटल्स के अंदर रखे गए हैं। इसके अलावा जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जो एक कार्बन वाला मेंबर है कोई, जैसे फॉर एग्जांपल CH3NH2, ऐसे ही दो कार्बन वाला है C2H5NH2, ऐसे ही एक तीन वाला है C3H7NH2। अगर आप 1 डिग्री, ठीक है, 1 से 3 की बात करें या 3 से 4 तक की भी बात करें तो ये सारे के सारे जो हैं आमतौर पर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। और जैसे जैसे आप हायर क्लासेस के अंदर जाते रहोगे, यानी कि जैसे C10 पे चले गए और H22 है NH2 के साथ में, तो धीरे धीरे वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? इसके साथ साथ और भी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सोल्यूबिलिटी के बेस पर, तो सोल्यूबिलिटी जो होती है इनकी वो क्या है कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी के अंदर डिसोल्व हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके पास में कोई छोटा मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है NH2 के साथ में एक CH3, तो नाइट्रोजन के पास में क्या होता है, लोन पेयर होता है। और जब ये पानी की कांटेक्ट में आएंगे तो पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होगा कि ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्शन करेगा, और अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि ये शो करती है कि सोल्यूबिलिटी जो होती है अमाइंस कंपाउंड की, ठीक है, वो डायरेक्टली पानी के अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स की ज्यादा बेहतर पाई जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जितने ज्यादा आप कार्बन की चेन को बढ़ाते रहेंगे या डिग्रीज बढ़ाते रहेंगे, तो डिग्री बढ़ाने से या फिर उनके मॉलिक्यूल्स को जो कार्बन के मेंबर हैं उनको बढ़ाने से क्या हो जाएगा, उनकी डिसोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ने से क्या होगा, उनका डिसोल्यूशन पानी के अंदर धीरे धीरे कम होने लगे। ठीक है, अगर इसके अलावा हम बात करें उनके मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट में उनका अक्सर ट्रेंड ध्यान रखना कि जो उनका ट्रेंड है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए ट्रेंड होगा वही सेम कि मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा होगा, जिनका जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होएगा उतना ज्यादा ही वो उनका क्या हो जाएगा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और डिग्री के अंदर क्या है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एक ट्रेंड रहेगा जिसमें डिसोल्यूशन का प्रोसेस भी रहेगा। मतलब सोल्यूबिलिटी वाले पार्ट में रखना कि जो सोल्यूबिलिटी होती है वो एक ट्रेंड में डिसोल्व होगी, यानी कि जो 1 डिग्री वाले कंपाउंड है वो सबसे ज्यादा डिसोल्व होंगे, फिर 2 डिग्री वाले होंगे, और ऐसे ही फिर 3 डिग्री वाले। तो जितने ज्यादा डिग्रीज बढ़ाते रहोगे उतनी ज्यादा उनकी सोल्यूबिलिटीज घटती रहेगी। ठीक है, ये इनका सोल्यूबिलिटी का रहेगा। तो अब जो मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आमतौर पे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्टली पूछी जाती है क्योंकि दूसरों से थोड़ा डिफरेंट कैसी हो रही है ये। शुरुआत में हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मल कंपाउंड्स के मेंबर होते हैं वो मेंबर गैस फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो है
ये गैस फॉर्म में की जगह कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में पाए जा रहे हैं। और लिक्विड के साथ साथ कलरलेस तो है, लेकिन इनके अंदर एक डिफरेंट सी स्मेल पाई जा रही है, फिशी, जैसे जो मछली में से आती है, ठीक है, जो मछली पानी के अंदर होती है ऐसे समझ लो, या फिर मछली जब पक जाए उसमें से जो महक आती है, उस तरह से इसके अंदर स्मेल आ रही है। तो थोड़ा सा डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इनके बारे में इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके आगे हम जो है कुछ क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हैं। देखो भाई एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम अपनी तरफ से, ठीक है, क्या है, एनसीईआरटी के अंदर तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिए नहीं है। हमारे पास एक कंपाउंड है, एक लिखा है हमने CH3NH2, दूसरा एक हमने कंपाउंड लिखा है N के साथ में, ठीक है, 2 CH3 जोड़े हुए हैं और एक H है, और ऐसे ही एक नाइट्रोजन के साथ में 3 CH3 जोड़े हुए हैं, नाइट्रोजन CH3 CH3 और CH3, इस तरह से, ठीक है। ये 1 डिग्री आपका अमाइन है, तो इसका नाम आपको पता है मिथाइल अमाइन। ऐसे ही ये 2 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री है, सिर्फ मैं डिग्रीज लिख रहा हूँ, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री। अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि इनको अरेंज करना है आपको, अरेंज इन देयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना। तो अरेंज करने के लिए सबसे ज्यादा, ठीक है, ये देखना होगा कि जो नाइट्रोजन है वो कितनी डिग्री में कम है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो क्या है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, इस तरह से। यानी कि जो कंपाउंड आपका 1 डिग्री होगा और जो 2 डिग्री होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है। तो 1 डिग्री वालों का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर 3 डिग्री का होगा। यानी कि अगर कंपाउंड में हम इनके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के हिसाब से इसे नंबर 1 कंपाउंड कहें, इसे नंबर 2 कहें, इसे नंबर 3 कहें, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज 1 सबसे ज्यादा है, फिर 2 है, फिर उसके बाद 3 है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। और कार्बन चेन अलग अलग हो जाएगी तो मोलिकुलर मास देखेंगे फिर उस पॉइंट पे, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या अलग हो जाती है तो उस टाइम पे आप मोलिकुलर मास को देखेंगे। एक और क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, इधर करते हैं। एक क्वेश्चन में आपने यहाँ पे लिखा कि हमने यहाँ लिख लिया CH3 CH2 और CH2 और NH2, ठीक है। और एक कंपाउंड हम यहाँ लिख रहे हैं अपनी तरफ से CH3 CH2 CH2 और OH, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक एमाइन वाला लिख रहे हैं और एक अल्कोहल वाला लिख रहे हैं। तो दोनों के बेस पे अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आंसर क्या होगा आपका, अल्कोहल। रीजन क्या है कि जो इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके अंदर ज्यादा मेजर बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसके अंदर दो रीजन, सबसे पहला ऑक्सीजन का रीजन ये है कि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा हाइड्रोजन से। इस केस में अगर बात करें, नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से थोड़ी सी कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो उनका कनेक्शन होगा वो वीक होगा। इसमें एक चीज और नोट करने की है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के ऐसे बोल दूं कि दोनों में से पानी में डिजोल्व होने के लिए कौन सा कंपाउंड ज्यादा डिजोल्व होगा, तो उसका आंसर भी आपका अल्कोहल वाला ही, ठीक है। इसके लिए आंसर के लिए ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू पाई जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की वैल्यू ऑलमोस्ट 3.5 के करीब होती है, और नाइट्रोजन की वैल्यू जो होती है वो 3 यूनिट के करीब होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो 3.5 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ऑक्सीजन जो है, अल्कोहल वाला जो कंपाउंड है, वो डिसोल्व भी ज्यादा होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि FON वाला ट्रेंड याद रखना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, एंड देन नाइट्रोजन, क्लियर। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से टॉपिक जो है पेपर में बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये उनमें से क्वेश्चन होते हैं कि जो डायरेक्टली तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, क्योंकि बहुत से बंदों ने क्या रखा है कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस है, ठीक है। अब वो वाली कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। लेकिन भाई मेरा मानना है कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस नहीं है, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर देखा गया है कि बहुत सारी जगह ऐसी है कि जो नॉर्मल फ्लो चलता है
वो फ्लो से थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा है टॉपिक, इसके अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइंस। अब समझो इसके अंदर होता क्या क्या है। तो हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइंस। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइंस में सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे, ये पढ़ेंगे कि इनका बेसिक नेचर क्या होता है, क्योंकि NH3 जो एक मॉलिक्यूल है वो बेसिक नेचर का है, तो एमाइंस भी बेसिक नेचर के होते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस। अब कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर वो बेसिक नेचर का है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड XYZ अगर कोई भी बेसिक कंपाउंड है या बेसिक नेचर का है, तो हम उसे प्रूफ कैसे करें। तो प्रूफ करने का एक सिंपल सा कंटेंट क्या है कि आप उस बेसिक चीज को किसी एसिड से रिएक्शन करा दो और डायरेक्टली फिर अगर कोई सोल्ट बन गया तो समझ लीजिए कि जो गिवन कंपाउंड था वो आपके पास में बेसिक नेचर का था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एग्जाम्पल के लिए लिया जैसे CH3 और NH2 और नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, HCl से रिएक्शन करा के यहाँ पे चेक किया, और जब हमने HCl से इसको रिएक्शन कराया तो यहाँ पे क्या देखा गया कि ये HCl इसके साथ मिलकर एक सोल्ट बना रहा है। वो डिफरेंट इस तरह से दिख रहा है कि CH3 NH3 और Cl, और नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव है और ये क्लोरीन के पास नेगेटिव। मतलब ये हाइड्रोजन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और क्लोरीन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सवाल ये है कि ये सर हो कैसे रहा है, इसका रीजन क्या है। तो इसके रीजन के लिए हम छोटा सा मैकेनिज्म पहले पढ़ेंगे। होता क्या है कि ये वाला मॉलिक्यूल यानी कि एसिड के मॉलिक्यूल क्या है, दो हिस्सों में टूटेंगे, एक होगा H पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर। तो जो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है यानी कि CH3 के पास में NH2 वाला जो लोन पेयर है आपके पास, ये अपनी तरफ हाइड्रोजन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिससे कि अपनी तरफ इसे खींच ले। याद रखना, लोन पेयर डोनेट करता है H पॉजिटिव को अपने इलेक्ट्रॉन जिससे कि अपनी तरफ खींच ले। ऐसा नहीं कहेंगे कि अब ये H जो है इसकी तरफ जो है अपने आप ही चल के आ रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर इसे अट्रैक्शन कर रहा है। इस तरह से प्रोसेस है। तो यहाँ से प्रोसेस क्या हुआ कि ये नाइट्रोजन ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन उसे दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, ये NH3, और इसने इलेक्ट्रॉन देके उसे बुला रखा है तो यहाँ पे बन गया पॉजिटिव चार्ज। उसकी वजह से अभी क्लोरीन नेगेटिव ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब क्लोरीन नेगेटिव क्या करता है, अब देखो ये बॉडी जो है, मतलब ये दूर से अगर हम एक मॉलिक्यूल समझे तो इस मॉलिक्यूल के पास में पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव बॉडी है, मतलब चारों तरफ से अगर इसको देखेंगे तो पॉजिटिव नेचर की होगी। ये पॉजिटिव नेचर इस क्लोरीन नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है सरफेस पे, यानी कि ये मॉलिक्यूल आपको कुछ इस तरह से दिखता है, फिर CH3 NH3 पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। इसी कंपाउंड को हम कह रहे हैं दैट इज सोल्ट। इसका नाम क्या था पहले, इसका नाम था मिथाइल अमाइन, और अब जाके ये मिथाइल अमाइन क्या कहलाएगा, मिथाइल अमोनिकल सोल्ट या अमोनिकल क्लोराइड इसको करके ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा मिथाइल अमोनिकल क्लोराइड। और इसका जब नेचर देखा गया तो ये क्या हुआ, ये सोल्ट का नेचर शो कर रहा था। तो हमें यहां से पता चला कि यार जो अमाइन वाले कंपाउंड है यानी कि जो एलिफेटिक अमाइन है या फिर एरोमेटिक अमाइन है, ये सारे के सारे एक तरीके से सोल्ट नेचर या शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब गिवन जो इनका नेचर है वो नेचर कैसा है, वो बेसिक है। इसी काम को कंफर्म करने के लिए फिर एरोमेटिक के साथ में भी रिएक्शन कराई गई, यानी कि बेंजीन लिया और बेंजीन की सरफेस पे यहां पर फिर से NH2 आपके पास है और फिर से HCl के साथ रिएक्शन कराई। तो यहाँ पे जब रिएक्शन कराने के बाद प्रोडक्ट बना, अगेन वही प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनने के दौरान क्या देखा गया कि नाइट्रोजन के पास में फिर से सेम प्रोडक्ट NH3Cl यानी कि पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, तो सेम ये बन कैसे रहा है, सेम मैकेनिज्म इनके साथ भी फॉलो हो रहा है। अब एक चीज यहाँ पे नोट करने की ये है कि इन दोनों में बढ़िया बेसिक कौन सा है, यानी कि ये वाला बढ़िया बेसिक है या फिर ये आपका एनिलीन बढ़िया बेसिक है। सवाल ये है कि हम इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि दोनों के बीच में कौन सा अच्छा बेसिक है।
तो बेसिसिटी को कंपेयर करने के लिए हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं, तो यहां से हम अपना चेक करेंगे कि कंपेयर करने के लिए एक आपके पास एनिलीन है और दूसरा आपके पास में क्या है, एमाइंस, सिंपल एमाइंस, जो एलिफेटिक एमाइंस। ठीक है, अब देखो, जब आप कभी भी कार्बन सिंपल नॉर्मल चेन के साथ में किसी नाइट्रोजन कंपाउंड को जोड़ते, तो नाइट्रोजन का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो CH3 मॉलिक्यूल है इसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से नाइट्रोजन की तरफ डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर इस तरफ बढ़ गई तो दूसरी पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए, और अच्छा एक बेसिक नेचर तभी होगा जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर सके। समझ लो, अच्छा बेसिक वो होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करा सके इजीली। और जब आपने एक नाइट्रोजन को एक ऐसे ग्रुप से जोड़ा जो उसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बेसिसिटी का नेचर और अच्छा हो गया, यानी कि भाई इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है और आपने ऐसे बंदे के साथ में इसे जोड़ दिया जिसका नेचर इलेक्ट्रॉन देना है और इसका इलेक्ट्रॉन लेना है, तो आपने जब इस बंदे को जोड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने से यहाँ पे पता चला कि ये एक तरीके से बढ़िया बेसिक हो रहा है। लेकिन ये चेक करते हैं कि जो एनिलीन है उसके साथ में फिर ऐसा क्या हो रहा है। एनिलीन के साथ में जब हमने इसको कंपैरिजन करने के लिए देखा तो बेंजीन के साथ में हमने यहाँ पे इसे NH2 ग्रुप से जोड़ दिया और फिर से इसके पास में लोन पेयर। जब एनिलीन के केस में हमने यहाँ पे स्टडी करी तो ये देखा गया कि जो बेंजीन है, बेंजीन इसके साथ में जुड़ने पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि बेंजीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है नाइट्रोजन से, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस तरफ बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है किसकी तरफ, जो ग्रुप आप जोड़ रहे हैं, यानी कि जो बेंजीन है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। यहाँ पे बेंजीन, सॉरी यहाँ पे बेंजीन नहीं था तो यहाँ पे CH3 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन दे रहा था नाइट्रोजन को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब अंतर क्या आ गया कि जब अगर ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन जो अभी भी पड़े हुए हैं उनके पास भी कमी आ जाएगी, मतलब कि ये दूसरों को अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पे क्या देखा गया कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से, और एक चीज और इसके अंदर हो गया कि अपना इलेक्ट्रॉन को खींचकर रेजोनेंस में डाल देता है, जिससे कि एक पर्टिकुलर समय पे इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जरूरत पड़ी तो ये दे नहीं पाएगा। अब रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को खींचता है जिसकी वजह से फिर यहाँ पे रेजोनेंस स्टार्ट हो जाती है, तो हम इसको रेजोनेंस को ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास में इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डेवलप हुआ, यानी कि बेंजीन की सरफेस पर नाइट्रोजन के साथ में हो गया NH2 और ये पॉजिटिव, और यहाँ पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, और फिर आपके पास जो वैसे पेयर थे वो बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने थे, इसे तो खुद इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ गई। तो इस केस में यहाँ पे पता चला कि एलिफेटिक ज्यादा अच्छे बेसिक हैं इन कंपैरिजन टू एरोमेटिक। समझ आई बात, इसके पूरे रेजोनेंस को हम पढ़ लेते हैं, एक बार पूरा रेजोनेंस कंप्लीट करते हैं। तो ये बॉन्ड बनाएगा अब और फिर ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट हमारा रेजोनेंस क्या स्ट्रक्चर डेवलप हुआ कि बेंजीन बनाया और बेंजीन के पास में डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे नेगेटिव आ गया और ये डबल बॉन्ड एज इट इज था। फिर से करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बनाया और ये आगे की तरफ शिफ्ट किया। तो तीसरा बात नेक्स्ट क्या होगा कि बेंजीन के पास में यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, डबल बॉन्ड NH2 विद पॉजिटिव चार्ज, और फिर लास्ट रेजोनेंस में क्या हुआ, यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा और ये अपना जो डबल बॉन्ड है ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा।
तो यहाँ से पांचवा स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ विजिबल होगा, सिंगल बॉन्ड NH2 और फिर ये हो गया आपके पास में लोन पेयर्स और यहाँ डबल बॉन्ड और डबल। तो ये पांचों के पांचों रेजोनेंस में यहां से स्टार्ट करेंगे। पहली रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये दूसरी है, ऐसे ही ये थर्ड है और ये फोर्थ एंड फिफ्थ। तो अगर आपके पास में कोई कंपैरिजन के बेस पे क्वेश्चन आता है, तो कंपैरिजन के बेस पे क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप क्या ध्यान दोगे कि अगर कभी भी बेंजीन NH2 से जुड़ेगा तो उस टाइम पे इसकी बेसिसिटी यानी कि बेसिक नेचर कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू एलिफेटिक एमाइंस के कंपैरिजन में। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करो कि आप कौन सा अच्छा बेसिक है, या प्रूफ करो कि कौन सा अच्छा बेसिक है। तो रेजोनेंस करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट और है इसके अंदर, क्या है, कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से कैसे पूछ सकते हैं। आपके पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है अमोनिया NH3, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई इसका इसके साथ कंपैरिजन करना, तो अमोनिया का अगर आप इसके साथ कंपैरिजन करेंगे एलिफेटिक अमाइंस के साथ में, तो इस केस में आप देखोगे कि भाई यहाँ पे अमोनिया के कंपैरिजन में एलिफेटिक अब भी विनर रहेगा। रीजन क्या है कि हाइड्रोजन तो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बाई चांस अगर इसके पास ब्रांचेस बढ़ गई तो, अगर इसके पास और ब्रांचेस बढ़ गई तो और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले ग्रुप जुड़ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन के ग्रुप जुड़ जाएंगे तो इसके पास और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये और इलेक्ट्रॉन आगे जाके डोनेट कर सकता है। लेकिन इस वाले केस में अगर हम अमोनिया के साथ में से कंपैरिजन करें तो इस टाइम पे अमोनिया ज्यादा अच्छा होगा, इसकी कंपैरिजन में अमोनिया अच्छा होगा और इसकी और एलिफेटिक कंपैरिजन में एलिफेटिक अच्छा होगा। तो सबसे बेहतर जो आपके पास ऑप्शन है दैट इज एलिफेटिक अमाइंस। तो ये होगा बेसिसिटी के, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो और बेसिसिटी के बेस पे और भी ट्रेंड बनते हैं, तो और ट्रेंड को हम थोड़ा अगली क्लास में कवर करेंगे। लेकिन इसके अंदर ये समझ लेना कि बेसिक जो नेचर है वो किस बेस पे बनता है। तो बढ़िया बेसिक वही होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, और डोनेट तब करेगा नाइट्रोजन जब उसके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले ग्रुप जुड़े। क्लियर? तो इसको यहां तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं।